हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर वर्स। माई सेल्फ कोमल। ओके, तो हम लोग हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की क्लासेस कर रहे हैं और आज हम रेस्टोरेशन एज को पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग जो है वो आपका पुरिटन एज और जिसको कॉमनवेल्थ एज कहते हैं वहाँ तक पूरा अच्छे से जो है वो डिटेल वाइज पढ़ चुके हैं। तो अगर आप इस वीडियो पे हैं तो आप पहले जो है वो अपनी सारी जो सीरीज मैंने बनाई है इससे पहले पुरिटन एज तक उसको अच्छे से देख लीजिए, बिकॉज आपको फिर अच्छे से हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर समझ आएगा। इस वीडियो में हम पॉइंट वाइज सब कुछ समझेंगे कि कैसे जो है वो रेस्टोरेशन एज स्टार्ट हुआ, क्या क्या जो है वो मेजर हिस्टोरिकल इवेंट्स रहे और कौन कौन सा लिटरेरी जो है वो चेंजेस हुए। ओके, सो आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास जो है रेस्टोरेशन एज के ऊपर। ओके, नाउ हम डिस्कस करेंगे रेस्टोरेशन एज के बारे में। पर रेस्टोरेशन एज को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा रिकैप लेंगे कि हमने अपने पुरिटन एज, जिसको हम लोग कॉमनवेल्थ एज भी कहते हैं, उसमें हमने क्या पढ़ा। तो हमने वहाँ पे देखा था कि कैसे पार्लियामेंट और चार्ल्स फर्स्ट के बीच में जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाता है, टेंशन क्रिएट हो जाता है और आपके जो है वो सिविल वॉर स्टार्ट होता है। तो सिविल वॉर जब स्टार्ट होता है तो उसके कुछ साल बाद आपका क्या होता है कि चार्ल्स फर्स्ट को एग्जीक्यूट करा दिया जाता है और पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो स्टार्ट हो जाता है आपके इंग्लैंड के अंदर, जिसको हम लोग कॉमनवेल्थ एज या फिर आपका पुरिटन एज कहते हैं। ओके, तो पुरिटन एज के टाइम पे क्या हुआ था कि मोनार्की सिस्टम को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया था आपके इंग्लैंड के अंदर और पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो एस्टैब्लिश कर दिया गया था। और उसके जो मेन हेड बनते हैं, लॉर्ड प्रोटेक्टर बनते हैं इंग्लैंड के, वो थे ओलिवर क्रोमवेल। ठीक है, तो ये सारा मेजर इवेंट था। अब लिटरेरी चेंजेस क्या क्या हुए, क्योंकि पुरिटन्स आ गए थे, प्रोटेस्टेंट्स आ गए थे, तो रिलीजियस बिलीफ बहुत ज़्यादा जो है वो पुरिटन एज के टाइम पे और कॉमनवेल्थ एज के टाइम पे फेमस हुआ था, है ना। और उसके बाद क्या हुआ कि रिलीजियस और आपके जो है मोरल वर्क्स बहुत लिखे गए, बहुत पोएम्स ऐसी लिखी गई। मेजर आपके जो पोएट थे उस टाइम पे वो थे आपके जॉन मिल्टन। ओके, तो वहाँ पे हमने देखा कि बहुत सीरियस टोन में और बहुत रिलीजियस और पॉलिटिकल वर्क ही लिखे जा रहे थे। पैम्फलेट्स स्टार्ट हो गए थे आपके जो है लिखे जाना। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत हुई। एलिग्री पोएम उस टाइम पे लिखी गई थी जो कि आपकी थी द पिलग्रिम प्रोसेस, जो कि आपकी लिखी थी जॉन बनियन ने। तो ये सारे लिटरेरी चेंजेस हुए। अब हमने देखा था कि कैसे पुरिटन एज एंड हुआ। तो आपका 1658 के टाइम पे ओलिवर क्रोमवेल की डेथ हो जाती है और उनके सन जो है वो अच्छे से फिर मैनेज नहीं कर पाते हैं और पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो बहुत वीक हो जाता है। और उसी टाइम पे जो है आपके 1660 में आपके चार्ल्स फर्स्ट रिटर्न करते हैं इंग्लैंड के अंदर और मोनार्की सिस्टम को जो है वो रिस्टोर करते हैं। और फिर हम पढ़ेंगे रेस्टोरेशन एज, जो कि हमारा इस वीडियो का टॉपिक है। ओके, तो चार्ल्स सेकंड का आना, जो कि चार्ल्स फर्स्ट के बेटे थे, और आपका रिस्टोर करना मोनार्की सिस्टम को, जो कि पार्लियामेंट्री सिस्टम की वजह से पूरी तरीके से बैन हो गया था इंग्लैंड के अंदर पुरिटन और कॉमनवेल्थ एज के टाइम पे, वो यहाँ पर रिस्टोर कर दिया जाता है, जिससे इसका नाम पड़ता है रेस्टोरेशन एज। ओके, तो आज हम इस वीडियो में वही पढ़ने वाले हैं कि रेस्टोरेशन एज क्या हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ और क्या क्या चीज़ें इसमें हुई इस एज में। ठीक है, और इसको एज ऑफ ड्राइडन बोलते हैं रेस्टोरेशन एज को, क्योंकि इसमें जो है वो ड्राइडन मेजर पोएट थे। ओके, तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपने रेस्टोरेशन एज को, जो कि हमारा इस वीडियो का टॉपिक है। हमने रिकैप ले लिया अच्छे से। ठीक है, और उस वीडियो को जरूर देखिए ताकि आप कनेक्ट कर पाएँ, क्योंकि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर क्रोनोलॉजी वाइज चलती है। तो लिटरेचर में कैसे क्या चेंजेस हो रहे हैं वो आपको तभी समझ आएगा जब आप एक क्रोनोलॉजी को फॉलो करेंगे। अगर आप बिगनर हैं तो प्लीज़ आप क्रोनोलॉजी जरूर फॉलो करिए। ठीक है, अगर आप पहली बार यूजीसी नेट का एग्जाम या किसी भी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से कुछ पढ़ने जा रहे हैं तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि क्रोनोलॉजी में आप इंग्लिश लिटरेचर को पढ़िए। बाकी जो बिगनर नहीं है उनके लिए तो ये एक रिवीजन जैसा है, तो आप कैसे भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विदाउट टाइम वेस्टिंग। ओके, तो आज की जो वीडियो है वहाँ पे रेस्टोरेशन एज के बारे में देखेंगे। तो हमने देखा कि रेस्टोरेशन एज बिगेन इन 1660 व्हेन चार्ल्स सेकंड रिटर्न टू द थ्रोन एंड मोनार्की इज रिस्टोर एंड कॉमनवेल्थ जो है वो फॉल हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने पहले ही बता दिया कि 1660 के टाइम पे चार्ल्स सेकंड जो है वो इंग्लैंड में आते हैं और जो मोनार्की सिस्टम पूरी तरीके से बैन हो गया था उसको फिर से रिस्टोर करते हैं, इसलिए रिस्टोरेशन एज है ये। और कॉमनवेल्थ जो है पूरी तरीके से फॉल हो जाता है आफ्टर द डेथ ऑफ आपके ओलिवर क्रोमवेल, और पार्लियामेंट्री का जो एक सिस्टम था पूरा वो भी कहीं ना कहीं वीक हो जाता है इसलिए। ठीक है, अब बात करते हैं इट मार्क्स द रेस्टोरेशन ऑफ द स्टुअर्ट मोनार्की, कोर्ट कल्चर एंड द रिवाइवल ऑफ थिएटर। अब जैसे ही चार्ल्स सेकंड आएंगे तो फिर से हमारा जो है वो स्टुअर्ट मोनार्की, जो इससे पहले आपकी थी इंग्लैंड के अंदर पुरिटन एज और कॉमनवेल्थ एज से पहले, वो फिर से रिस्टोर कर लेते हैं। और आपका जो कोर्ट का कल्चर है, जो रॉयल कल्चर है, वो सब फिर से आपका रिवाइव हो जाता है। और थिएटर और कॉमेडी ऑफ मैनर वाला जो एक पूरा लिटरेचर में एक एरा था वो फिर से जो है वो रिवाइव होने लगता है, यानी फिर से लोग कॉमेडी लिखने लगते हैं, क्योंकि इससे पहले वाले एज में बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स थे ना, तो मोरल्स और इन सारी चीज़ों पे ही फोकस हो रहा था। ऐसी चीज़ें नहीं लिखी जा रही थी जो बहुत ज़्यादा अनसीरियस टोन की हों या बहुत ज़्यादा जो है वो विट ह्यूमर हो उसमें। तो अब यहाँ पर इस एज के बाद क्या होता है, यही सारी चीज़ें फिर से आपकी रिवाइव करने लगती है, यानी कॉमेडी ऑफ मैनर आ जाएगा, विट ह्यूमर सटायर का बहुत ज़्यादा जो है फिर से अब यूज़ होने लगेगा। और थिएटर भी जो है वो रीओपन करवा देंगे आपके चार्ल्स सेकंड। ठीक है, तो आई होप कि आपको मैंने समझा दिया हो। तो इसका पीरियड क्या है, आपका इसका पीरियड है 1660 से लेकर 1700 तक आपका रेस्टोरेशन एज चलता है। इसमें जो है वो किंग्स चार्ल्स सेकंड जो है वो आपके क्या होते हैं, किंग होते हैं। और ये क्या करते हैं, ये फिर से मोनार्की को रिस्टोर करते हैं इंग्लैंड के अंदर। प्रीवियसली हमने क्या पढ़ा था, तो पुरिटन एज पढ़ा था, और इसके बाद आने वाला एज कौन सा है, तो वो है अगस्टियन एज, जिसको हम लोग न्यू क्लासिकल एज भी कहते हैं। ओके, तो वो हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल यहाँ पर हम रेस्टोरेशन एज के बारे में पढ़ रहे हैं।
अब हम बात करेंगे कि रेस्टोरेशन एज में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था। हमने पहले ही डिस्कस किया है कि 1660 के टाइम पे रेस्टोरेशन एज ऑफ जो है चार्ल्स सेकंड लेकर आते हैं, मोनार्की रिस्टोर हो जाती है, कॉमनवेल्थ जो है वो पूरी तरीके से एंड हो जाता है। थिएटर रीओपन हो जाता है, ये एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ही है। फिर रॉयल सोसाइटी जो है वो फाउंड की जाती है 1660 के टाइम पे, जहाँ पे इनकरेज होता है आपका साइंटिफिक इंक्वायरीज़ के बारे में। तो मतलब अब यहाँ पे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ये है कि आपका जो है ये सारी चीज़ें होने के बाद, थिएटर वगैरह रीओपन होने के बाद भी एक रॉयल सोसाइटी जो है वो एक तरीके से क्रिएट की जाती है 1660 के टाइम पे, जहाँ पर साइंटिफिक इंक्वायरी यानी साइंटिफिक चीज़ों पे लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। ओके, तो ये इसका भी असर देखने को मिलेगा अभी आपके न्यू क्लासिकल एज में, जहाँ पर बहुत ज़्यादा रैशनल और जो है वो एज ऑफ एनलाइटमेंट भी कहा जाता है उसको, ठीक है, जहाँ पर साइंटिफिक चीज़ों पे बहुत फोकस जो है हमारे राइटर्स फिलोसफर्स का होने लगेगा। अब यहाँ पर क्या मेजर इवेंट्स हुए थे रेस्टोरेशन एज के टाइम पे, तो आपका 1660 में ये जो है वो रिस्टोर किया गया, और 1665 के टाइम पर ग्रेट प्लेग ऑफ लंदन हुआ, ठीक है। तो 1665 में एक मेजर इवेंट हुआ था रेस्टोरेशन टाइम पे आपके इंग्लैंड में, जो आपका जो था ग्रेट प्लेग ऑफ लंदन, ठीक है। इसके अलावा 1666 में एक और मेजर इवेंट हुआ, जहाँ पे जो है वो ग्रेट फायर ऑफ लंदन यानी कि आग लग गई थी और एक प्लेग आ गया था। इन दोनों टाइम पे आपका जो ये हिस्टोरिकल इवेंट है। ओके, अब बात करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज आ गई थी इस टाइम पे। तो यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज इमर्ज हो गई थी, जो कि थी विग पार्टी और टोरी पार्टी। हमने पहले भी देखा था कि इससे पहले जो है वो पैम्फलेट्स लिखना स्टार्ट हो गए थे, लोगों के बहुत जो है वो इंडिविजुअल व्यूज हो गए थे पॉलिटिकल। तो यहाँ पर वही वाली पार्टीज अब बिल्कुल पूरी तरीके से इमर्ज हो जाएंगी, यानी कि एक तरीके से चार्ल्स सेकंड के आने के बाद, मोनार्की सिस्टम के आपके स्टैब्लिश होने के बाद भी लोगों के अपने पॉलिटिकल व्यूज जो उस टाइम पे बन गए थे, वहाँ उसके बाद आपका जो है दो तरीके की पार्टीज भी इमर्ज हो जाती हैं आपके इंग्लैंड के अंदर रेस्टोरेशन टाइम पे। और ग्रोथ ऑफ अर्बन एंड कॉफ़ी हाउस कल्चर, तो कॉफ़ी हाउस कल्चर, अर्बन कल्चर स्टार्ट हो जाता है। कॉफ़ी हाउस कल्चर मतलब लोग, पॉलिटिकल लोग, फिलोसफिकल लोग जो है एक साथ बैठते हैं, डिस्कशन करते हैं, पैम्फलेट्स लिखते हैं, अपनी अपनी पार्टीज़ को जिसको वो सपोर्ट करते हैं उसके ऊपर वर्क लिखते हैं। तो ये सारी जगह को डिस्कस करने के लिए अब एक जो है वो एरिया, कैफ़े टाइप का जो है वो एरिया भी अब क्या हो गया था, इंग्लैंड में क्रिएट होने स्टार्ट हो गया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है कि कॉफ़ी हाउस कल्चर जो है, जहाँ पर एक प्लेस ऐसा जहाँ पर लोग डिस्कस कर सकते हैं अपने आइडियाज़ को एक साथ बैठकर, वो वाला जो एक कल्चर है ना, वो इसी एरा में स्टार्ट हो गया था, ठीक है। जो आज हम लोग देखते हैं, हम लोग कहीं भी जाते हैं कैफ़े, कहीं भी है पॉलिटिकल, अपने जो भी व्यूज़ हैं वहाँ बैठकर डिस्कस कर सकते हैं। तो ये सारा कल्चर इससे पहले नहीं था, पर इसके बाद इस एरा में कॉफ़ी हाउस कल्चर और अर्बनाइज़ेशन बहुत इंग्लैंड में स्टार्ट हो गया था। तो मेजर हिस्टोरिकल इवेंट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि 1660 के अंदर आपका रिस्टोर कर लिया गया था आपके जो है वो इंग्लैंड में मोनार्की सिस्टम को, और इसके अलावा 1665 में जो है वो ग्रेट प्लेग ऑफ लंदन होता है, 1666 में आपका फायर जो है वो ग्रेट फायर ऑफ लंदन। तो ये सारी चीज़ें जो है वो स्टार्ट हो गई थी लंदन के अंदर, ये दो मेजर इवेंट्स हुए थे। और पॉलिटिकल पार्टीज, विग पार्टी, टोरी पार्टी इमर्ज हो गई थी, ठीक है, और कॉफ़ी हाउस कल्चर। तो ये कुछ हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं जो हुए थे इस टाइम पे, जो न्यू थे, ठीक है, इससे पहले जो नहीं हुए थे। तो ये है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब हम बात करेंगे व्हाई इट इज़ कॉल्ड रेस्टोरेशन एज। इसको क्यों रेस्टोरेशन एज कहा जाता है? इट इज़ कॉल्ड रेस्टोरेशन एज बिकॉज़ द मोनार्की वाज़ रीस्टोर्ड आफ्टर द 11 ईयर्स ऑफ पुरिटन पावर। तो हमने देखा था कि कैसे जो है वो 1649 के टाइम पर आपका पुरिटन एज आता है, 1660 तक ये रहता है। तो इस टाइम पे मोनार्की सिस्टम को उन लोगों ने बैन कर दिया था ना, तो इसको रिस्टोर किया गया, इसीलिए इसको रेस्टोरेशन एज बोला जाता है। सिंपल है, ओके। नाउ अब हम देखेंगे सिंपली, अब हम लिटरेचर के पर्सपेक्टिव से अपनी इस एज को पूरी तरीके से समझेंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें इससे पहले जब आपका लिटरेरी मूवमेंट चल रहा, लिटरेरी पीरियड चल रहा था आपका पुरिटन एज का, तो वहाँ पर लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे थे? अलग थे, सीरियस थे, और जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स थे आपके लिटरेचर के ऊपर। पर जैसे ही रिस्टोरेशन एज आता है, तो यहाँ पर लिटरेचर में फिर से चेंजेस आएँगे, ठीक है। रेस्टोरेशन एज के टाइम पे आपका विट एंड सटायर का बहुत यूज़ किया जाएगा, ओके। जैसे कि हमने बताया ना कि उस टाइम पे स्ट्रिक्ट रूल हो गए थे, तो विट, सटायर का इन सब का तो यूज़ कर ही नहीं सकते थे। जो राइटर्स थे वो बहुत मोरल और रिलीजियस वर्क लिखते थे। पर रेस्टोरेशन एज में फिर से जो है वो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर के ऊपर, कॉमेडी ऑफ मैनर के ऊपर लिखा जाएगा, विट का यूज़ किया जाएगा वर्क के अंदर, सटायर का यूज़ किया जाएगा, रियलिज्म का यूज़ किया जाएगा, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे थे इस टाइम के जो वर्क थे उसमें। तो विट और ह्यूमर का यूज़ किया जाता था, चाहे पोएम हो या चाहे आपके जो है वो कोई भी तरीके का वर्क हो, पोइट्री हो, प्रोज हो, वहाँ पे विट और सटायर का यूज़ किया जाता था, ठीक है। आप बहुत सारे वर्क हैं जो कि आप देख सकते हैं, थॉमस शेडवेल पे कैसे जो आपके जॉन ड्राइडन है, उन्होंने कैसे जो है वो सटायर और विट के थ्रू जो है पोएम लिखे हैं। रियलिज्म का यूज़ होता था इस टाइम के वर्क के अंदर। अर्बन एंड कोर्टली थीम्स हुआ करते थे, यानी राजा होते थे, अर्बनाइजेशन के बारे में बात होती थी, ठीक है। इसके अलावा रीजन एंड मॉडरेशन पे बात होती थी। हीरोइक कपलेट्स में बहुत ज़्यादा वर्क लिखे जाते थे। हीरोइक कपलेट्स का यहाँ से ही यूज़ बहुत ज़्यादा होने लगा था, जो कि ड्राइडन के टाइम पे जो कि आपके चौसर के टाइम पे होता था। तो फिर से जो है वो जॉन ड्राइडन ने हीरोइक कपलेट को बहुत अपने पोएम के अंदर यूज़ किया, ठीक है। कॉमेडी ऑफ मैनर का फिर से स्टार्ट हो गया लिखना। कॉमेडी ऑफ मैनर्स को यूज़ करने लगे लिटरेचर के अंदर, जो कि पुरिटन एज के टाइम पे बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, जो हो रहा था आपके बेन जॉनसन के टाइम पे, ठीक है। तो बेन जॉनसन कॉमेडी ऑफ मैनर्स, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स में लिखते थे, और फिर
उसके बाद फिर से रेस्टोरेशन एज में लिटरेचर में कॉमेडी ऑफ मैनर्स को यूज़ करने लगे लोग, हीरोइक कपलेट को यूज़ करने लगे लोग, ठीक है? थीम और आपका जो है वो विट और सटायर को यूज़ करने लगे। साइंटिफिक आउटलुक भी कहीं न कहीं देखने को मिला, क्योंकि इससे पहले जो है वो साइंटिफिक आउटलुक पे इतना ध्यान नहीं देते थे, पर इस एज में साइंटिफिक आउटलुक भी आपके लिटरेरी जो वर्क थे उसमें देखने को मिला। और एलिगेंस एंड पॉलिश जो है वो बहुत ज़्यादा लैंग्वेज का यहाँ पे यूज़ किया जाता था। सिंपल नहीं, बहुत ज़्यादा एलिगेंस का यूज़ किया जाता था और पॉलिश्ड लैंग्वेज का यूज़ किया जाता था इस टाइम के वर्क में, ठीक है? तो आप देख सकते हैं, अगर जॉन ड्राइडन का वर्क देखेंगे तो बहुत ज़्यादा एलिगेंस एंड पॉलिश्ड वर्क में लिखते थे, बहुत सिंपल लैंग्वेज नहीं है जॉन ड्राइडन के पोएम्स की। तो ये सारा लिटरेरी जो है वो चेंज आया, जो कि पुरिटन एज से इस एज में डिफरेंट था लिटरेचर के अंदर, ठीक है? अब हम देखेंगे कि लिटरेरी मूवमेंट्स कौन-कौन से थे इस टाइम पे। तो लिटरेरी मूवमेंट्स ऑफ द रेस्टोरेशन एज 1660 से 1700 तक चला है। इसमें सबसे पहला जो है वो रेस्टोरेशन क्लासिज़्म है, ठीक है? सॉरी, रेस्टोरेशन क्लासिज़्म है। तो यहाँ पे आपका डोमिनेंट मूवमेंट स्टार्ट होता है, लिटरेचर शुड फॉलो ऑर्डर, बैलेंस, रीज़न, डेकोरम एंड आपका क्लासिकल रूल्स इंस्पायर्ड बाय ग्रीक एंड रोमन मॉडल्स। अब देखिए, यहाँ पे भी ऐसा नहीं था कि यहाँ पे रिलीजियस, अब यहाँ पे बहुत फ्री थे लोग या बहुत ऐसा रोमांटिसिज्म जैसा तो नहीं देखने को मिलेगा ना। तो यहाँ पे भी कहीं न कहीं ऑर्डर को, बैलेंस को, रीज़न को, इन सबको वर्क में लिखना बहुत इंपॉर्टेंट था। ऐसा नहीं कि कुछ भी आप लिख देंगे, फिक्शनल नहीं। उनका ऐसा मानना था कि एक वर्क या एक पोएम में ऑर्डर, बैलेंस, रीज़न, डेकोरम, क्लासिकल रूल्स होने चाहिए, जो कि ग्रीक और रोमन मॉडल्स पे कहीं न कहीं बेस्ड थे। तो आपको ये याद रखना है कि रेस्टोरेशन के जो लोग थे वो क्लासिज़्म को फ़ॉलो करते थे, यानी ग्रीक और रोमन जो लिटरेचर था ना उसको फ़ॉलो करते थे, और उसके अकॉर्डिंग वर्क के अंदर ये भी जो है कहीं न कहीं ऑर्डर, बैलेंस, स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं थे। आप विट, सटायर सब यूज़ कर सकते हैं, पर आपका वर्क जो है एकदम वैसा नहीं होना चाहिए कि एकदम ही फ्री होना चाहिए। उसमें ऑर्डर, बैलेंस, रीज़न होना चाहिए। यानी अगर उसको पढ़ रहे हैं तो उसमें एक बैलेंस होना चाहिए, ठीक है? तो ये याद रखना है कि आपको ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पे क्लासिकल जो है वो इन्फ्लुएंस रेस्टोरेशन एज के वर्क में देखने को मिलेगा। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते थे? ऐसे वर्क के जो ग्रीक, रोमन मॉडल पे, क्लासिकल मॉडल पे बेस्ड होते थे, तो आपका जो है वो रैशनैलिटी ओवर द इमोशन, ठीक है? तो रैशनल थॉट्स का, रैशनल जो है वो व्यूज़ का बहुत फ़ोकस किया जाता था इमोशंस के ऊपर, ठीक है? इमोशंस हो या ना हो, रैशनल थॉट्स होने चाहिए वर्क के अंदर, ठीक है? बैलेंस होना चाहिए, ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है? तो आपको देखने को मिलेगा कि इमोशंस का बहुत कम यूज़ करते थे, रैशनैलिटी का बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे, ओके? रेस्टोरेशन एज में हार्मनी एंड बैलेंस यूज़ किया जाता था, क्योंकि ग्रीक और रोमन मॉडल क्या है, इन्हीं सब चीज़ों पे बेस्ड है, ठीक है? क्लैरिटी एंड एलिगेंस का बहुत वर्क में यूज़ किया जाता था। कॉमन अभी इसका ही इन्फ्लुएंस बनेगा ना जहाँ पे रोमांटिक एज स्टार्ट होगा, क्योंकि इतने सारे स्ट्रिक्ट रूल्स रहेंगे इतने दिनों तक, तो फिर रोमांटिक एज इमोशंस, नेचर, इमेजिनेशन की बात करेगा। तो आप ऐसे ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्यों वो इन्फ्लुएंस होगा, क्योंकि इस टाइम पे ऐसी सारी चीज़ें चल रही थी, जो कि था आपका रैशनल थॉट ओवर इमोशन, हार्मनी, बैलेंस का यूज़ किया जाता था, कैरेक्टरिस्टिक्स होते थे। इसके अलावा आपका रिस्पेक्ट एंड क्लासिकल फॉर्म्स का यूज़ किया जाता था, रूल्स का। उसके अलावा फोकस ऑन ह्यूमन नेचर एंड सोसाइटी। तो यहाँ पर ह्यूमन नेचर पे बहुत फोकस किया गया, ठीक है? कि ह्यूमन नेचर कैसा होना चाहिए, उसके अंदर मॉरल होना चाहिए, उसके अंदर जो है वो रीजंस, ऑर्डर, सारी चीज़ों का थॉट प्रोसेस अच्छा होना चाहिए। तो ह्यूमन नेचर की यहाँ पर बात की गई थी, वहाँ पर नेचर की, पर यहाँ ह्यूमन नेचर की, ठीक है? तो इस टाइम पे ह्यूमन नेचर और सोसाइटी पे बहुत फोकस किया गया। और मेजर इसके जो राइटर थे वो थे आपके जॉन ड्राइडन, जो इन सारे ही थीम्स पे कहीं ना कहीं वर्क लिखते थे। अब हम बात करेंगे दूसरा जो फॉर्म था लिटरेरी फॉर्म जिसमें लिखा जा रहा था इस एज में, वो था कॉमेडी ऑफ मैनर। कॉमेडी ऑफ मैनर का बहुत यूज़ किया जाएगा, यानी कि कॉमेडी का यूज़ तो करेंगे पर एक सेट ऑफ रूल के साथ। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ऐसे हंसी और मजाक बनाने के लिए कुछ भी लिख दें। कॉमेडी ऑफ मैनर मतलब एक मैनर के साथ कॉमेडी करना। टू जो है सटायर द मैनर्स, मोरल्स, आपका जो है आर्टिफिशियल लाइफस्टाइल ऑफ द अपर क्लास सोसाइटी। तो कॉमेडी ऑफ मैनर का यूज़ किया जाता था, पर उसमें मोरल्स का, आर्टिफिशियल लाइफस्टाइल और अपर क्लास की जो सोसाइटी थी उसको अच्छे से जो है वो कॉमेडी करते टाइम भी जो है ऐसा नहीं है कि किसी भी तरीके से कॉमेडी कर दिया, एक मोरल्स और आर्टिफिशियल स्टाइल के साथ जो है वो कॉमेडी का जो है वो वर्क में यूज़ किया जाता था। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या-क्या हो सकते थे, तो जैसे कि विट और सटायर का यूज़ करते थे, लव एंड मैरिज जैसे वर्क जो है वो इसमें लिखे जाते थे इस लिटरेरी स्टाइल में आपके। जैसे अगर कॉमेडी ऑफ मैनर का यूज़ किया जा रहा था तो विट या सटायर किया जाता था, या तो लव और मैरिज के ऊपर लिखा जाता था, या तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और सोसाइटी की जो हिपोक्रेसी है उस पे सटायर किया जाता था कॉमेडी ऑफ मैनर के थ्रू। क्लेवर डायलॉग्स यूज़ किए जाते थे, फैशनेबल लंदन सोसाइटी को दिखाया जाता था कॉमेडी ऑफ मैनर में। मतलब सटायर विट करते थे इन सारी थीम्स पे, जहाँ पे आपको या तो लव या मैरिज पे सटायर करेंगे, कॉमेडी बनाएँगे उनका, या आपका जो है क्लेवर डायलॉग वगैरह का यूज़ करके आपका जो है वो कॉमेडी करेंगे, ठीक है? इसके अलावा जो भी सोसाइटी में जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और सोसाइटी की जो भी हिपोक्रेसी है उसको जो है वो कॉमेडी ऑफ मैनर के थ्रू, सटायर और विट के थ्रू आपके वर्क में दिखाते थे ये लोग। अब ऐसे राइटर कौन थे इस टाइम पे जो अब ऐसे राइटर कौन थे इस टाइम पे जो ये सारी चीज़ें लिख रहे थे या ऐसी चीज़ें दिखाते थे? तो वो थे आपके आप विलियम कॉनक्लेव, इसके अलावा आपका जो है विलियम वाइक्लिफ, इसके अलावा आपके जॉर्ज एथगल, ठीक है? तो ये सारे लोग जो है वो कॉमेडी ऑफ मैनर का यूज़ करके अपने वर्क को इस टाइम पे लिख रहे थे।
ओके, नाउ हम बात करेंगे हीरोइक ड्रामास की। तो हीरोइक ड्रामास भी इस टाइम पे लिखे जा रहे थे। ये एक अलग तरीके का फॉर्म था जो इस टाइम पे यूज़ किया गया था, हीरोइक ड्रामास टू पोर्ट्रे नोबल हीरोज़, ऑनर, लव, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड एलिवेटेड स्टाइल। तो हीरोइक ड्रामा कैसा लिखते थे ये लोग, जहाँ पे पोर्ट्रे करते थे एक नोबल हीरो को जिसके अंदर नोबल वो ऑनर होता था, लव होता था, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे एंड आपका एलिवेटेड स्टाइल का यूज़ करते थे उसको पोर्ट्रे करने के लिए। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते थे, एक हीरोइक कैरेक्टर होता था, ग्रैंड स्पीचेस देता था वो, ठीक है, राइम हीरोइक कपलेट्स का यूज़ करता था, थीम ऑफ लव एंड वर्सेस ड्यूटीज़ का यूज़ करता था, ठीक है। तो यानी कि लव और ड्यूटी के बीच में जो है वो थीम होता था कि लव या ड्यूटी किसको चुनना है, ऐसे टाइप की हीरोइक ड्रामाज जो है वो लिखे जाते थे। तो आपने देखा कि इस टाइम पे हर एक फॉर्म का यूज़ हो रहा है, पर उसमें रीज़न, ऑर्डर, बैलेंस, डेकोरम जो कि क्लासिकल रूल्स हैं उनका यूज़ किया जा रहा है। बिल्कुल फ्री कुछ भी नहीं है, बट पुरिटन एज जैसा भी नहीं है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे इसके भी मेजर आपके जॉन ड्राइडन है जो बहुत ऐसे वर्क उन्होंने लिखे हुए हैं, ठीक है, ऐसे थीम उन्होंने यूज़ किए हुए हैं अपने पोएम में। लिटरेरी मूवमेंट्स कौन-कौन से हैं? सबसे पहला है आपका डोमिनेंट मूवमेंट जो कि आपका रेस्टोरेशन क्लासिज्म पे बेस्ड होता था, जिसमें डेकोरम, ऑर्डर, है ना, बैलेंस का यूज़ किया जाता था ऐसे वर्क में। पॉपुलर आपका ड्रामेटिक मूवमेंट था जो कि आपका था कॉमेडी ऑफ मैनर, जहाँ पे सोसाइटी की हिपोक्रेसी को विट और ह्यूमर के थ्रू, मोरल्स और सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए आर्टिफिशियल लैंग्वेज के थ्रू दिखाया जाता था, ठीक है। आपका पॉपुलर ड्रामेटिक फॉर्म कौन सा था, यानी जो ड्रामाज लिखे जा रहे थे ज़्यादातर किस टाइप के ड्रामाज थे, तो हीरोइक ड्रामाज थे, जहाँ पर एक नोबल हीरो को दिखाया जाता था, थीम लव के बीच में जो है वो किसको चुनेगा, ऐसे टाइप की जो है वो ऐसे उसको पोर्ट्रे किया जाता था। तो हीरोइक ड्रामास इस टाइम पे लिखे जा रहे थे, आपको ये याद रखना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कभी-कभी कि हीरोइक ड्रामास किस टाइम पे बहुत फेमस थे, तो रेस्टोरेशन टाइम पे, क्योंकि इस टाइम पे ऐसा हीरो दिखाया जाता था जो कि एक नोबल पर्सन है, जो कि लव, ड्यूटी हर चीज़ को बैलेंस कर रहा है, एक ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, डेकोरम को मेंटेन करके रख रहा है, ठीक है। तो ऐसे टाइप के कैरेक्टर्स को पोर्ट्रे किया जाता था हीरोइक ड्रामास के थ्रू, ओके। तो ये एक बहुत फेमस एक तरीके से फॉर्म था जो ड्रामा में यूज़ किया जाता था, यानी जो इस टाइम के ड्रामा थे उसमें हीरोइक ड्रामास का यूज़ किया जाता था, ठीक। अब बात करते हैं डोमिनेंट लिटरेरी स्पिरिट का। तो सटायर का और विट का बहुत यूज़ किया गया है, ये बहुत अच्छे से याद रखना कि जो है इस टाइम पे आपका सटायर और विट का यूज़ किया जाता था वर्क को लिखने के लिए, किसी भी चीज़ को दिखाने के लिए सटायर ज़्यादा यूज़ करते थे, यानी तंग कसते थे। अगर पॉलिटिकल व्यूज़ भी देने हैं तो उसमें जो है वो सीधा बहुत ज़्यादा मतलब एक बहुत ज़्यादा ऐसा हार्श लैंग्वेज का यूज़ नहीं करते थे, सटायर करके जो है वो आपका दिखाते थे वर्क में, जिससे सामने वाले के व्यूज़ को जो है वो लोग क्या करते थे, डोमिनेट करते थे। यानी कि याद रखना है कि ऐसे ऐसे टाइप के वर्क लिखते थे जिसमें ज़्यादातर तंग कसे जाते थे, सटायर किया जाता था। ओके, अब बात करते हैं फाउंडेशन ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन, जिसकी वजह से एक फाउंडेशन बनता है नेक्स्ट जनरेशन का, जो है नियो क्लासिकल्स, यानी जो है नियो क्लासिकल्स, यानी क्लासिकल्स को ही फॉलो करेंगे, क्लासिज़्म को ही फॉलो करेंगे, बट वो नियो क्लासिकल कहलाएँगे क्योंकि वो वेट, ह्यूमर और बहुत सारे अदर चीज़ों को भी लिटरेचर के अंदर ऐड करेंगे, ठीक है? जो कि क्लासिज़्म के एक तरीके से आइडियाज़ पे होगा, ठीक है? रोमन एंड ग्रीक के आइडियाज़ पे होगा लिटरेचर पे, ठीक? तो ये आपको याद रखना है कि ये जनरेशन ही जो है वो फाउंडेशन बनेगी नेक्स्ट जनरेशन की। अब हम बात करेंगे कि इस एज में कैसे टाइप के जो है वो लैंग्वेज का या थीम का जो है वो यूज़ किया जाता था। तो सबसे पहले याद रखना है कि हमने पहले देखा बहुत ज़्यादा एलिगेंट, पॉलिश्ड जो है वो लैंग्वेज होती थी, बैलेंस्ड होती थी, बहुत ज़्यादा हार्श भी नहीं होते थे ये लोग, पर सटायर का यूज़ करते थे। ठीक है, उसके अलावा जो है वो कन्वर्सेशनल होती थी, यानी बातचीत, डायलॉग यूज़ करते थे, ठीक है। अगर कोई पोएम दिखा रहे हैं, जैसे कि आपका जॉन ड्राइडन की बहुत सारी पोएम हैं, जो कि जो है वो क्या है, कन्वर्सेशनल वे में लिखी गई हैं, ठीक है, जिसमें बहुत पॉलिश्ड और बैलेंस्ड जो है वो क्रिटिसिज्म सटायर किया गया है। एलिगेंट जो है और बहुत ज़्यादा अच्छे शब्दों का यूज़ किया गया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ऐसे हार्श भी नहीं है, एलिगेंट शब्दों का यूज़, सटायरिकल होता था, बहुत ज़्यादा सटायर किए जाते थे, रैशनल होता था, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, मेजर थीम्स क्या होते थे इस टाइम के लिटरेचर के अंदर, तो विट होता था, सटायर होता था, लव होता था या मैरिज के ऊपर वर्क लिखते थे, या कोर्ट लाइफ जो होता था उसके ऊपर, या फिर आपका हीरोइक ड्रामाज़, यानी किसी हीरो के ऊपर कोई बढ़िया सा ड्रामा लिख रहे हैं, जिसमें वो बहुत नोबल, बहुत अच्छे कैरेक्टर्स उसमें दिखाए जा रहे हैं, सटायर ऑफ सोसाइटी पे सटायर करते थे, खास करके ह्यूमन नेचर पे बहुत फोकस करते थे ये, और नियो क्लासिकल्स दोनों का था कि ह्यूमन नेचर के ऊपर ये लोग क्या करेंगे, वर्क लिखेंगे, और रीज़न को फॉलो करते थे, ऑर्डर और डेकोरम को फॉलो करते थे। तो ये मेजर थीम्स होते थे, और इनका लैंग्वेज और स्टाइल आपका बहुत पॉलिश्ड और बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड होता था। तो आपको ये याद रखना है कि किस टाइप के लैंग्वेज का ये लोग यूज़ करते थे आपके रेस्टोरेशन एज वाले, ठीक है। अब हमने पहले ही डिस्कस किया लिटरेरी मूवमेंट कौन-कौन से थे, तो रेस्टोरेशन क्लासिज़्म था, यानी आपका रेस्टोरेशन क्लासिज़्म का मतलब क्या हो गया, यानी क्लासिकल रोमन एंड ग्रीक लिटरेचर को ये लोग फॉलो करते थे, और उसमें जो है ऑर्डर, बैलेंस एंड डेकोरम होना चाहिए। आपका कॉमेडी ऑफ मैनर्स का यूज़ करते थे, तो कॉमेडी ऑफ मैनर्स का यूज़ करना होता है कि सटायर करना, पर फैशनेबल सोसाइटी पे, और अच्छे एलिगेंट वर्ड्स का यूज़ करना, ठीक है? तो कॉमेडी ऑफ मैनर्स का यूज़ करते थे ये लोग। हीरोइक ड्रामाज़ ये लोग यूज़ करते थे, जहाँ पे ये लोग जो है वो राइम कपलेट का यूज़ करते थे अपने हीरोइक ड्रामाज़ को लिखने के लिए। सटायरिकल लिटरेचर बहुत लिखते थे, ठीक है? जिसमें पॉलिटिकल एंड सोशल चीज़ों पे
क्रिटिसिज्म करते थे, सैटारिकल लिटरेचर लिखते थे जिसमें लोग सोशल और पॉलिटिकल जो टॉपिक्स होते थे उनको कवर करते थे और सैटारिकल जो है वो चीज़ें उसके बारे में बोल पाते थे इस थीम के, इस मूवमेंट के थ्रू। ठीक है, आपका अर्ली न्यो क्लासिकल्स जो है वो कहीं न कहीं इन्फ्लुएंस इन लोगों ने किया है न्यो क्लासिकल्स को। ठीक है, अब हम बात करेंगे लिटरेचर बिलीफ एंड पोजीशन। ठीक है, तो लिटरेचर का क्या बिलीव, क्या पोजीशन था इस टाइम पे, यानी लिटरेचर का क्या एस्पेक्ट था इस टाइम पे, क्या उसका क्या पोजीशन था। तो अगर हम बात करें कि बिलीव्स के बारे में, तो लिटरेचर शुड बी डिलाइट एंड इंस्ट्रक्टेड। ठीक है, तो आपका जो लिटरेचर होना चाहिए था उसको वो डिलाइट भी करे और जो है इंस्ट्रक्ट भी करे। यानी ऐसा नहीं है कि आपका लिटरेचर ऐसा लिख दे जो कि बिल्कुल ही फिक्शनल हो, जिसमें कोई भी जो है वो मीनिंग निकलता ही ना हो। तो इस एज के जो लोग थे ना, वो बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव या बहुत ज़्यादा जो है वो ऐसा ये नहीं था कि कुछ भी लिख दोगे और उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। रेस्टोरेशन एज का जो लिटरेचर था उसका ये मानना था कि जो लिटरेचर में वर्क है वो ऐसा होना चाहिए जिसमें जो डिलाइट करे, यानी अगर लोग उसे पढ़ें तो उनको प्लेजर मिले, उनको खुशी मिले, बट साथ में कुछ ना कुछ वो सिखा रहा हो, इंस्ट्रक्ट कर रहा हो। ठीक है, तो ये याद रखना कि इस टाइम के लिटरेचर में दो अगर चीज़ें नहीं हैं तो वो उसको अच्छा लिटरेचर नहीं मानते थे। पहला डिलाइट और इंस्ट्रक्ट, यानी आपको वो खुशी दे, आपको वो अच्छा फील कराए, पर साथ में आपको कोई नॉलेज भी दे रहा हो, तो ही वो लोग अच्छा लिटरेचर रेस्टोरेशन के एज वाले लोग मानते थे। तो इस एज का ये बहुत फेमस एक तरीके से आपको याद रखना है कि लिटरेचर में आपका दो चीज़ें होनी ही चाहिए वर्क में, एक कि वो डिलाइटफुल होना चाहिए और दूसरा उसमें कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन, कोई ना कोई नॉलेज होना चाहिए। ह्यूमन नेचर कैन बी करेक्टेड थ्रू विट एंड सटायर। अब इस टाइम के लोग जो है वो ह्यूमन नेचर को कैसे करेक्ट करते थे, यानी किसी के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर या मैरिज लव के ऊपर क्या करते थे, सटायर करते थे। सटायर और विट के थ्रू क्या करते थे, ह्यूमन नेचर को करेक्ट करने की कोशिश करते थे। रीज़न शुड बी गाइड लाइफ। ठीक है, रीज़न होना चाहिए, वर्क है अगर तो उसमें एक रीज़न होना चाहिए जिससे जो है लाइफ जो है वो गाइड हो सके। यानी कि अगर कोई वर्क आप पढ़ रहे हैं तो उसका कोई रीज़न होना चाहिए ताकि आपकी लाइफ को कोई एक गाइडेंस मिले। तो ऐसा टाइप का वर्क होना चाहिए। ठीक है, यानी नॉलेज होना चाहिए किसी वर्क में। तो इनका ना रोमांटिक, अगर आप रोमांटिक से देखेंगे तब आप इसको अच्छे से कर पाएंगे, समझ पाएंगे कि भाई इनका क्या है, सब कुछ जो है वो बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड और बहुत ज़्यादा ऐसा डेकोरेटिव है, एलिगेंट है। क्यों? क्योंकि इनका मानना है कि भाई हमें ह्यूमन नेचर को सही करना है पर बहुत ज़्यादा हार्श भी चीज़ें नहीं करनी है, इमेजिनेटिव नहीं होना है बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही कुछ भी इमेजिनेशन के थ्रू जो आ रहा है मन में वो लिख दिया, नहीं। वर्क ऐसा हो जो सिर्फ सिर्फ डिलाइट ना करे, प्लेजर ना दे, इंस्ट्रक्ट भी करे, नॉलेज भी दे। तो इनका ऐसा मानना है और यही सारी चीज़ें बाद में रोमांटिक एज वाले क्या करेंगे, इनके एकदम अपोजिट लिखेंगे और इनके जो है एक तरीके से इनके बिहाफ पे उनका ये रहेगा कि भाई न्यू क्लासिकल्स तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे अपने रूल्स को लेकर। तो ये सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं कि लिटरेचर इनका कैसा होगा कि इसके बाद रोमांटिक एज स्टार्ट होगा न्यू क्लासिकल के बाद। ठीक है, तो इनका ऐसा था कि रीज़न होना चाहिए, कोई कोई वर्क है तो उसमें रीज़न होना चाहिए जो लाइफ को गाइड करे। लिटरेचर रिफ्लेक्ट सोसाइटी एंड सोशल बिहेवियर। लिटरेचर को कैसे है भाई, लिटरेचर है अगर तो वो रिफ्लेक्ट करे और सोशल बिहेवियर को चेंज करे। अगर कोई लिटरेचर आप लिख रहे हैं तो उससे किसी का, अगर किसी के ऊपर लिख रहे हैं तो उससे विद सटायर ऐसा करो कि भाई ह्यूमन नेचर चेंज हो, सोशल बिहेवियर चेंज हो। ठीक है, रिफ्लेक्ट करे सोसाइटी। इसका पोजीशन क्या था, एंटरटेनमेंट आपका जो है वो रिटर्न एज अ मेजर पर्पस। ठीक है, तो एंटरटेनमेंट को जो है वो आपका रिटर्न करवाया गया लिटरेचर के थ्रू, क्योंकि भाई एंटरटेनमेंट इंपॉर्टेंट है। ड्रामा रिगेंड हुआ। ठीक है, इसके अलावा लिटरेचर बिकम क्लोजली लिंक्ड टू कोर्ट कल्चर, कॉफी हाउसेज एंड पॉलिटिकल पब्लिक डिबेट्स। तो ये सारी चीज़ों से भी लिटरेचर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ था इस टाइम पे। अब हम मेजर जो है राइटर्स की बात करेंगे, तो आपके जॉन ड्राइडन जो कि मेजर राइटर हैं आपके रेस्टोरेशन एज के, इसीलिए रेस्टोरेशन एज को बहुत बार रेफर किया जाता है एज ऑफ ड्राइडन के तरीके से भी। ठीक है, तो ये याद रखना है कि रेस्टोरेशन को ही एज ऑफ ड्राइडन बोला जाता है, रेफर किया जाता है इंग्लिश लिटरेचर में, क्योंकि ये मेजर राइटर थे और इनको फादर ऑफ क्रिटिसिज्म भी कहा गया है। जो कहा किसने है, सैमुअल जॉनसन ने कहा है, जो कि इसके बाद आने वाले हैं एज ऑफ सेंसिबिलिटी में और आपका कह सकते हैं न्यू क्लासिकल्स में। ठीक है, तो उन्होंने ही इनको ये टैग दिया है फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, ये क्यों दिया है इन्होंने, क्योंकि इन्होंने पहला अपना क्रिटिसिज्म वर्क लिखा था जो कि था एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएट्री। ठीक है, तो आपका ये वर्क जो था ये एक क्रिटिसिज्म वाला वर्क था जो कि जॉन ड्राइडन ने लिखा था और जो बहुत फेमस हुआ था। तो ये सबसे पहला लाइक मतलब अगर मॉडर्न एरा देखें इंग्लिश लिटरेचर का तो ये पहला क्रिटिसिज्म वर्क था जो बहुत फेमस था, तो इसलिए इनको फादर ऑफ क्रिटिसिज्म आपके सैमुअल जॉनसन ने कहा है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे इन्होंने वर्क लिखे हैं, आप सबको पता ही होगा, मैक्लेगन लिखा हुआ है, ऑल फॉर लव लिखा हुआ है, एंड बहुत सारे वर्क लिखे हैं। मैं आपको सिर्फ एक बता रही हूँ कि इस एज में कौन कौन से राइटर्स को आपको पढ़ के जाना है, तो आपको इनको डिटेल में पढ़ना होगा। ठीक है, ये राइटर्स का इंट्रोडक्शन यहाँ पे मिल रहा है, एज का पूरा डिटेल मिल रहा है। अब राइटर्स को आपको अलग से अच्छे से देखना है कि राइटर्स के सारे वर्क आप कवर करें। ठीक है, तो जॉन ड्राइडन मेन राइटर हैं। अब बात करते हैं विलियम कॉनक्लेव की, तो वो बहुत फेमस हैं। द वे ऑफ द वर्ल्ड उन्होंने लिखा हुआ है जो कि एक कॉमेडी आपका प्ले है इनका, बहुत अच्छा और बहुत फेमस प्ले है, वो आपको पढ़ के जाना है, मेजर है ना। मास्टर ऑफ कॉमेडी ऑफ मैनर, तो मास्टर कहे जाते हैं कॉमेडी ऑफ मैनर के, और द वे ऑफ द वर्ल्ड इनका बहुत ही फेमस जो है वो प्ले है। ठीक है, जो कॉमेडी ऑफ मैनर पे इन्होंने रेस्टोरेशन एज में लिखा हुआ है। जॉन बनियन के जो है वो द पिलग्रिम प्रोग्रेस
फॉरेस्ट जो है वो इस टाइम पे भी उसके कुछ जो है वो पार्ट्स जो है वो यहाँ पे रिलीज़ हुए थे, सॉरी हाँ, पब्लिश किए गए थे, सॉरी, तो इसलिए ये बहुत फेमस है। इसके अलावा जो है वो आपके सैमुअल पेप्स हैं, जिन्होंने डायरी के लिए जो बहुत फेमस है, जिन्होंने 2 मेजर जो इवेंट्स हुए थे, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही हिस्टोरिकल इवेंट्स में बताए थे, द ग्रेट प्लेग ऑफ लंदन और द ग्रेट फायर ऑफ लंदन, उसका कहीं न कहीं उन्होंने पूरी तरीके से जो है वो जर्नल में अपने जो है पूरा अपनी डायरी में जो है पूरी तरीके से उसके इवेंट्स को डॉक्यूमेंट किया हुआ है। तो ये बहुत ज़्यादा फेमस है ये डायरी, क्योंकि इस डायरी के थ्रू ही हमको पता चलता है कि उस टाइम पे एक बहुत बड़ा इवेंट जो कि था ग्रेट प्लेग ऑफ लंदन और द ग्रेट फायर ऑफ लंदन हुआ था। वो इनकी डायरी के सोर्सेज़ से ही डिटेल में पता चलता है हमको, ठीक है? यानी इवेंट के बारे में तो कहीं न कहीं मेंशन है, पर डिटेल में उस टाइम पे हुआ क्या था, वो इन्होंने लिखा था, अपनी डायरी के अंदर डॉक्यूमेंट किया था। ये उसी टाइम के जो है वो राइटर हैं, पोएट हैं, तो इन्होंने अपनी पूरी डायरी को मेंटेन किया था और इन दोनों इवेंट्स का इन्होंने अच्छे से डिटेल में उसमें बताया हुआ है कि क्या हुआ था उस टाइम पे इंग्लैंड में। तो इसलिए ये मेजर जो है वो डायरी और जो है वो जर्नल है इनका, जो कि आपका सैमुअल पेप्स ने लिखा है, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है कि सैमुअल पेप्स जो है वो डायरी के लिए फेमस है रेस्टोरेशन एज में, जहाँ पर कौन से 2 इवेंट्स के बारे में उन्होंने डिस्कस किया है अपनी डायरी में, डॉक्यूमेंट किया है, वो है द ग्रेट प्लेग ऑफ लंदन और द ग्रेट फायर ऑफ लंदन, ठीक है? तो ये 2 पूछा जाता है कभी-कभी कि कौन से 2 मेजर इवेंट्स के बारे में डिस्कस किया गया है, तो ये आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं मेजर चेंजेस इन थिएटर। थिएटर में क्या-क्या चेंजेस हुए? हमने देखा ना कि पुरिटन एज के टाइम पे पूरी तरीके से बंद हो गया था, तो जब पुरिटन एज के टाइम पे पूरी तरीके से बंद हो गया, तो जब रेस्टोरेशन के एज में जब रिस्टोर हुआ, तो क्या पहले जैसा ही था या कुछ चेंजेस हुए थे? तो अगर हम बात करें बिफोर की, तो पब्लिक थिएटर जो है वो बंद हो गए थे, एक्टिंग जो है वो बैन हो गई थी पूरी तरीके से पुरिटन एज के टाइम पे, और प्ले जो है कंसिडर किया जाता था आपका इमोरल, एंटरटेनमेंट को ही इमोरल माना जाता था। तो ये हो गया। इसके अलावा रिलीजियस एंड पॉलिटिकल राइटिंग ज़्यादा जो है लिखे जा रहे थे, ड्रामा को रिप्लेस कर दिया गया था। अब हम बात करते हैं कि आफ्टर रेस्टोरेशन, ठीक है? तो रेस्टोरेशन जब आया तो क्या हुआ? तो थिएटर को फिर से 1660 के टाइम पे किंग चार्ल्स सेकंड ने ओपन करवा दिया। वुमेन वर अलाउड टू परफॉर्म ऑन द इंग्लिश स्टेज फॉर द फर्स्ट टाइम, रिप्लेसिंग द अर्लियर प्रैक्टिस फॉर बॉयज़ प्लेइंग फीमेल रोल्स। तो इस टाइम पे क्या हुआ कि वुमेन्स को अलाउ कर दिया गया था, यानी इससे पहले शेक्सपियर के टाइम पे जो ड्रामाज़ लिखे जाते थे, या फिर आपका एलिज़ाबेथन टाइम पे जो ड्रामाज़ लिखे जाते थे, वहाँ पे वुमेन्स नहीं अलाउ थीं कि वो स्टेज पे जाके फीमेल का रोल करें, बॉयज़ करते थे फीमेल का रोल। पर इस एज में जब थिएटर को फिर से रीओपन किया गया 1660 के टाइम पे, तो वुमेन्स को क्या किया गया, अलाउ कर दिया गया कि वो फीमेल का रोल करेंगी रेदर देन जो मेल करते थे उनका रोल, या बॉयज़, ठीक है? तो इस टाइम पे फीमेल जो है वो अलाउ हो गई थी स्टेज पे फीमेल का रोल करने के लिए ड्रामाज़ में, एंड ठीक है? हो गया, समझ आ गया आपको? अब हम बात करें, ओके, तो समझ आ गया आपको कि यहाँ पर फीमेल अलाउ कर दी गई थी। दूसरा है कि कॉमेडी ऑफ मैनर बिकम द मोस्ट पॉपुलर ड्रामेटिक फॉर्म। कॉमेडी ऑफ मैनर का प्लेज़ में बहुत ज़्यादा जो है वो यूज़ करने लगे थे, और हीरोइक ड्रामास का भी, सॉरी, ठीक है? तो हीरोइक कपलेट्स, हीरोइक ड्रामा, कॉमेडी ऑफ मैनर का जो इस टाइम का वर्क है, प्ले है, उसमें बहुत यूज़ हो रहा था। तो आपको ये याद रखना है कि कॉमेडी ऑफ मैनर, हीरोइक ड्रामास, हीरोइक कपलेट्स फिर से कहाँ स्टार्ट हुए लिखना, या फिर से इस टाइप के वर्क किस एरा में स्टार्ट हुए? तो रेस्टोरेशन एज में, ठीक है? और वुमेन्स कब अलाउ हुई स्टेज पे परफॉर्म करने के लिए फीमेल रोल्स को? तो जब रीओपन हुआ आपका 1660 में, तब से, ठीक है? इससे पहले शेक्सपियर के टाइम पे मेल्स या बॉयज़ करते थे फीमेल्स का रोल, ठीक है? प्ले रिफ्लेक्ट कोर्ट लाइफ, सोशल मैनर्स, विट एंड रोमांटिक रिलेशनशिप। जो आपका प्ले था वो रिफ्लेक्ट करता था किस चीज़ को? कोर्ट, जो कोर्ट की लाइफ होती थी, यानी रॉयल लाइफ होती थी, सोशल जो भी मैनर्स होने चाहिए, विट, रोमांस एंड आपके रिलेशनशिप को, ठीक है? अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट आपके डिवाइसेस कौन-कौन से यूज़ किए जाते थे, हमने अभी ही डिस्कस किया। तो सबसे पहले तो हमने देखा कॉमेडी ऑफ मैनर का बहुत यूज़ किया गया। इसके अलावा सटायर का बहुत यूज़ किया जाता था पॉलिटिकल वर्क को, या सोशल जो है वो चेंजेस को, ह्यूमन चेंजेस को दिखाने के लिए, ह्यूमन बिहेवियर को चेंज करने के लिए सटायर का यूज़ करते थे ये लोग अपने वर्क में। सटायर करते थे सामने वाले पर्सन पे, या सोसाइटी पे, या पॉलिटिकल व्यूज़ पे। तो ये बहुत फेमस एक डिवाइस था इस टाइम के वर्क का। आयरनी का यूज़ करते थे, ठीक है? हीरोइक कपलेट्स का यूज़ करते थे, जो स्पेशली जो है आपके ड्राइडन करते थे। इसके अलावा हीरोइक ड्रामास का भी ड्राइडन ही माने जाते हैं कि उन्होंने बहुत ज़्यादा लिखा है। आपका विट का यूज़ करते थे, सटायर का यूज़ करते थे, एपिग्राम का यूज़ करते थे, जहाँ पे शॉर्ट पॉलिश्ड विटी एक्सप्रेशन के लाइन्स लिखी जाती थी, और उससे जो है वो सटायर किया जाता था। यानी शॉर्ट होता था 2-3 लाइन्स का, और उससे जो है वो पूरी तरीके से उसमें सारा अपना जो भी एक थॉट था, वो राइटर जो है, पोएट जो है वो लिख देता था। यानी 2 लाइन्स का बहुत छोटा-सा होता था, पर उसमें जो है वो ऐसे विट और ऐसे एक्सप्रेशंस का यूज़ किया जाता था, जिससे सामने वाले को से टंग कसा जाता था उससे। और इसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस कौन है? अलेक्जेंडर पोप हैं, क्योंकि अलेक्जेंडर पोप जो है वो एकदम शॉर्ट और हीरोइक कपलेट लाइन्स का यूज़ करते थे, और बहुत ही विटी लाइन्स होती थी उनकी। तो एपिग्राम भी ऐसा ही एक शॉर्ट पॉलिश्ड जो है वो लाइन होता है, और हीरोइक कपलेट क्या होता है? जो 2 लाइन्स में होता है, ठीक है? अब बात करते हैं एल्यूज़न का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था, ठीक? तो ये याद रखना है इस टाइम के वर्क में। हाउ रेस्टोरेशन एज एंडेड, कैसे रेस्टोरेशन एज एंड हुआ? हमने देखा कि कैसे स्टार्ट हुआ रेस्टोरेशन एज, बट अब हम देखेंगे कि कैसे ये एज एंड हुआ, और अब जो है वो न्यू क्लासिकल एज जो है स्टार्ट होगा, जो हमारा नेक्स्ट एज है।
नाउ वी डिस्कस कि कैसे जो है रेस्टोरेशन एज एंड हुआ, कैसे रेस्टोरेशन एज एंड हुआ, क्या-क्या इवेंट्स मेजर बने जिसकी वजह से रेस्टोरेशन एज एंड हुआ और न्यू क्लासिकल एज जो है स्टार्ट हुआ। इस वीडियो में हम अब जो है एंड पे आ गए हैं जहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे एंड हुआ आपका रेस्टोरेशन एज। तो सबसे पहला जो है वो है द ग्लोरियस रेवोल्यूशन, जहाँ पे एब्सोल्यूट मोनार्की का जो आइडिया था वो एंड हो गया। 1688 में ये ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुआ। ओके, अब आपको ये याद रखना है कि ग्लोरियस रेवोल्यूशन में क्या था ऐसा जिसकी वजह से एब्सोल्यूट मोनार्की का जो आइडिया था वो जो है वो वीक हो गया। क्योंकि इनका ऐसा मानना था कि कॉन्स्टिट्यूशन के साथ मोनार्की सिस्टम होनी चाहिए, सिर्फ किंग का राज या एब्सोल्यूट किंग की जो है वो पावर्स को अब जो है इंग्लैंड नहीं चाहता था। यानी एक राजा और राजा ही की सारी चीज़ें हों, सारी बातें हों, ऐसा नहीं चाहता था। जो इंग्लैंड था वो अब चाहता था कि भाई जो व्हिग और टोरी पार्टीज़ इतनी सारी पार्टीज़ हमने देखी ना इमर्ज हो गई थी, तो अब उनका ये मानना था कि एक जो है कॉन्स्टिट्यूशनल जो है मोनार्की होनी चाहिए। यानी कि ऐसी मोनार्की जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन भी हो, एक गवर्नमेंट भी हो, पार्लियामेंट भी हो और साथ में जो है आपका किंग है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको, ठीक है? तो ग्लोरियस रेवोल्यूशन यही एक चीज़ था जहाँ पे एब्सोल्यूट मोनार्की को पूरी तरीके से खत्म करने की बात हुई। और द बिल ऑफ राइट्स, ठीक है? द बिल ऑफ राइट्स आया जो कि 1689 में आया, उसके जस्ट नेक्स्ट ईयर, जहाँ पर क्या बोला गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होगी, यानी कॉन्स्टिट्यूशन भी होगा, ठीक है? इंडिविजुअल जो भी राइट्स हैं, जो भी पावर है वो भी होंगी, पार्लियामेंट भी होगा, गवर्नमेंट भी होगी, साथ में मोनार्की सिस्टम होगी, ठीक है? तो ये एक बिल आया जिसकी वजह से रेस्टोरेशन एज जो है वो एंड हुआ। बाय 1700 लिटरेचर इंक्रीजिंग emphasize reason, order and classical ideas leading into the Augustan और neoclassical age। ठीक है, अब इसके बाद 1700 आते-आते जो चीज़ें डेकोरम, बैलेंस ये सारी चीज़ों से पूरी तरीके से हटता गया और साइंस और इन सारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करने लगे लोग और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ गई इंग्लैंड के अंदर और उसके अलावा रीज़न, ऑर्डर और जो है क्लासिकल आइडियाज़ पे बहुत फोकस हुआ लोगों का इस 1700 के एंड में। तो न्यू क्लासिकल ऑगस्टियन एज स्टार्ट हो गया, ठीक है? यहाँ पर अब 2 चीज़ें आई हैं। सबसे पहला एब्सोल्यूट मोनार्की खत्म हो गई, मोनार्की सिस्टम अब है कॉन्स्टिट्यूशनल के साथ, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सिस्टम आएगी जहाँ गवर्नमेंट भी होगी और राजा भी होगा और साथ ही में अभी जो है इन्फ्लुएंस और बढ़ जाएगा जहाँ पे रीज़न, ऑर्डर, साइंस पे फोकस किया जाएगा और ऑगस्टियन एज जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? तो ये सारे रीज़न बने जिसकी वजह से आपका रेस्टोरेशन एज एंड हो गया। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। हमने डिस्कस किया कैसे मोनार्की सिस्टम जो है वो खत्म हुआ और कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सिस्टम स्टार्ट हुआ और उसके अलावा जो भी लिटरेचर में चेंजेस हैं, जो भी मेजर जो है वो पोइट्स हैं, प्ले राइटर हैं, वो सब डिस्कस किया। तो ये सारी चीज़ें थी रेस्टोरेशन एज के बारे में। रेस्टोरेशन एज जो है वो इन सारी चीज़ों से है पूरा इन्फ्लुएंस होता है और हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। अब अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर आप इसका पीडीएफ जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैं पोस्ट कर देती हूँ, आप वहाँ से ले सकते हैं और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू सो मच।